आइए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम विंड एरोजन पे बात कर रहे थे। तो विंड एरोजन के दो और फॉर्म हैं, इनको आप समझ लीजिए। एक होता है एब्राजन, दूसरा डिफ्लेशन। तो एब्राजन में क्या है कि जो विंड है, और विंड सिर्फ अकेले हवा के साथ ही नहीं होती है, विंड में एयरबोर्न पार्टिकल्स भी होते हैं। जो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं वो पार्टिकल्स इनके साथ मूव कर रहे होते हैं। तो होता यह है कि जब एयर स्ट्राइक करती है किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी ऐसे एरिया पे, जस्ट मिनट, यस, ये देखिए, अगर एयर स्ट्राइक कर रही है इस एरिया पे या चट्टान मान लीजिए, तो इसके साथ जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, जो एयरबॉर्न पार्टिकल हैं, वो स्ट्राइक करते हैं। और इस स्ट्राइकिंग के कारण क्या होता है कि ये जो एरिया है वो कटने लगता है या घिसने लगता है। तो इस घिसावट के, ये घिसावट क्यों हुई? क्योंकि एयरबोर्न पार्टिकल विंड के साथ इस पे टकराए, और धीरे धीरे इसको होने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई सौ साल लग जाते हैं। तो इस तरह से ये इस एरिया को इसने स्ट्राइक किया और इसको इरोड किया। तो इस तरह से इरोड करते करते ही कुछ इस तरह से चट्टान का शेप हो जाता है, या जो भी आपका एरिया है उस तरह शेप हो जाता है, जिसके कारण फिर एयर यहाँ पे मूव या स्वर्लिंग करने लगती है, घूमने लगती है, और टर्बुलेंस क्रिएट होता है, जो एक मेजर रीज़न है विंड एरोजन का। एक दूसरा प्रकार ये है विंड एरोजन का, यहाँ पर जो विंड है वो सॉइल पार्टिकल्स को, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, उनको मूव करती है। और धीरे धीरे जब टॉप सॉइल मूव हो जाती है तो फिर, क्योंकि विंड की इतना फोर्स है नहीं कि वो बड़े बड़े ग्रेवल्स को मूव कर सके, तो वो जो इन छोटे छोटे ग्रेवल्स के बीच में भी जो सॉइल है उसको भी मूव करने लगती है। और एट द एंड ऑफ प्रोसेस आपकी जो फील्ड है वो पूरी तरह से फाइन पार्टिकल से रिमूव हो जाती है। मतलब वहाँ कोई भी फाइन पार्टिकल और लाइट पार्टिकल नहीं बचता है, सिर्फ बड़े बड़े बोल्डर्स इस तरह से जो दिख रहे हैं आपको, इस तरह रह जाते हैं। तो ये दो फॉर्म आपको विंड के ये बताता है कि एक विंड एरोजन जो होता है, जो एयरबोर्न पार्टिकल के थ्रू किसी एरिया को इरोड कर देता है, किसी एरिया को विंड एरोजन क्रिएट करता है। और दूसरा, जब विंड सॉल पार्टिकल्स को, फाइन पार्टिकल्स को मूव करती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है एब्राजन और डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन मीन्स जहाँ एयर पार्टिकल्स को उड़ा के ले जाती है, और एब्राजन जहाँ सस्पेंडेड पार्टिकल्स के द्वारा जो बैरियर्स हैं उनका घिसाव होता है। तो ये दो टाइप से, दो प्रकार के विंड एरोजन हैं। अच्छा, इसके बाद फिर जनरली आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि रेत के टीले, जहाँ पर सैंड अधिक होता है, जहाँ पर रेतीली ज़मीन अधिक होती है, या जहाँ मरुस्थल होते हैं, खास करके सहारा डेजर्ट आप देख लीजिए, हमारे यहाँ रेगिस्तान देख लीजिए, तो इस जगह पर होते ये है कि सैंड अधिक होती है, और जब हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो इन हवाओं के द्वारा सैंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही है। और जब ये हवाएं कम हो जाती हैं तो वो जो सैंड हवा के साथ मूव की थी, जो हवा के साथ आगे बढ़ी थी, वो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा हो जाती हैं। तो इकट्ठा होने पर एक टीले का शेप लेती हैं। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरह समझ लीजिए कि हवाएं चल रही हैं, ठीक है, ये इस तरह से हवाएं चल रही हैं, और सडनली बीच में कोई बैरियर आ जाता है। बैरियर आने से क्या होगा? फिजिकल बैरियर आने से, ये फिजिकल बैरियर कुछ भी हो सकते हैं, या तो माउंटेन हो सकता है, या क्रॉप्स हो सकती हैं, या ट्रीज हो सकते हैं। इनसे विंड टकराने के बाद विंड की वेलोसिटी कम होगी। विंड वेलोसिटी कम होने से जो पार्टिकल्स इसमें सस्पेंड कर रहे थे, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल बल के कारण यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, और इनके इकट्ठा होने का शेप कुछ इस तरह से होता है, टीले टाइप से, टीले के प्रकार का। तो ये कहलाते हैं सैंड ड्यून। अब विंड वेलोसिटी के हिसाब से और सॉइल के हिसाब, कहना चाहिए कि विंड वेलोसिटी के हिसाब से, उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से, ये जो टीले हैं, रेत के टीले, ये अलग अलग प्रकार के बनते हैं। और जनरली इनको, इनके शेप के आधार पे ही समझा जा सकता है कि ये किस टाइप के टीले हैं। और ये टीले बनना ही आपको शो करते हैं कि विंड एरोजन में कितना सॉइल एक मूव हुआ है। तो सैंड ड्यून्स, जो रेड के टीले हैं, सैंड ड्यून्स इनको कहा जाता है। तो इनके प्रकार देखिए: ट्रांसवर्स, लीनियर, लॉन्गिट्यूडनल, स्टार, बर्कान एंड
पैराबोलिक। ये कुछ एक प्रकार है जो रेत के टीले के बनने के हैं। इस शेप में आप इस तरह समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून, ये देखिए बरकान, जहाँ पर विंड की डायरेक्शन इस तरफ है, और ये देखिए, ये आप शेप देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से शेप बना हुआ है। ठीक, तो ये दो हॉर्न कहलाते हैं, ये दो, और ये पीछे विंड की डायरेक्शन पे ये जो बना हुआ है। ठीक, तो आप कुछ इस तरह समझिए कि जब विंड डायरेक्शन, जब कुछ इस तरह से विंड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, तो सॉयल पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से उठ के ऐसे मूव करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ चले जाते हैं यहाँ। अब डिप्रेशन के कारण कुछ एक जो विंड वेलोसिटी है नीचे से फ्लो होती है, और जिसके कारण ये दोनों हॉर्न जनरेट होते हैं। तो इस टाइप के शेप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बरखान ड्यून की तरह। इसी तरह फील्ड में लीनियर ड्यून्स, ये देखिए लंबी लाइंस बनी हुई हैं, ये कुछ इस टाइप से जो सीधे सीधे टीले बनते हैं, और ये टीले डिपोजिशन के कारण बनते हैं, तो इनको आप लीनियर ड्यून्स कह सकते हैं। ट्रांसवर्स, जब अक्रॉस द विंड अगर टिलेज ऑपरेशन जैसे किया जाता है, डिचेज और रेजेस बने हुए होते हैं, कुछ इस टाइप से जब मिट्टी एक जगह इकट्ठी होती है और उनमें ये आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से जिगजैग मोशन में ये आगे बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्स कहलाते हैं। पैराबोलिक खास करके ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पे समुद्र से आने वाले, जनरली समुद्र के किनारे भी आपने देखा होगा रेतीली मिट्टी अधिक होती है, तो समुद्र से आने वाली हवाएं इस तरह के टीले क्रिएट करती हैं। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। ठीक है, बस अंतर इन दोनों में ये है, बरकान और पैराबोलिक में, कि जो विंड की डायरेक्शन है, यहाँ देखिए विंड की डायरेक्शन इस तरफ से है, और जो हॉर्न बन रहे हैं वो इसके अलोंग दी डायरेक्शन बन रहे हैं, और जबकि पैराबोलिक में अगेंस्ट दी डायरेक्शन हॉर्न बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें विंड की डायरेक्शन ये है और बरकान में रिवर्स। तो मोर और लेस जो शेप है वो सिमिलर रहते हैं, लेकिन दोनों में सिर्फ विंड डायरेक्शन का अंतर है। वहीं पर आप देखिए, जब मल्टी डायरेक्शनल विंड होती है, चारों तरफ से जब हवाएं चलती हैं, तो उसके कारण कहीं कहीं पर जो रेतीली ज़मीन है वो सॉयल लॉस करती है, लेकिन वो टीला चारों तरफ से एक तरफ बीच में से उठने लगता है, क्योंकि जितनी सैंड डिपॉजिट हो रही है वो सेंटर में डिपॉजिट हो रही है, और साइड में आप देखेंगे कि एक माउंटेन या एक सरफेस बनता है। तो इस तरह से ये एक स्टार का शेप लेता है, और ऐसे इसको हम स्टार ड्यून्स कहते हैं। तो बरखान ड्यून की बात कर रहे थे हम। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये कुछ चंद्रमा जैसा आधा हाफ मून स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर एयर की फ्लो, ये विंड वेलोसिटी है, डिपोजिशन धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, और बढ़ते 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 ये कुछ इस तरह का शेप लेता है। फिर जो पार्टिकल्स हैं या एयर है, यहाँ डिप्रेशन के कारण यहाँ ऐसे आगे बढ़ती है। तो अब इस शेप के कारण क्या होता है कि ये जब विंड इधर आगे बढ़ती है लैंड सरफेस से होते हुए, तो ये डिपॉजिट इधर होती जाती है। तो ये कुछ इस तरह आप देखिए कि ये जो दो हॉर्न स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये हॉर्न कहलाते हैं, और बाकी ये आपका टीला हो गया। तो इस तरह का जो शेप बनता है वो कहलाता है आपका बरखान ड्यून्स। जनरली आप डेजर्ट एरिया में, मरुस्थल एरिया में देखेंगे तो इनकी जो हाइट है वो लगभग 9 से 30 मीटर तक हो सकती है, और जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो 350 मीटर तक की हो सकती है। पैराबोलिक, जिससे मैं बता रहा था कि इनमें सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है। पहले वाले में आपने देखा कि जो फेस है, आप यहाँ पर फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, इसको हम स्लिप फेस कहते हैं, इस तरफ के स्ट्रक्चर को हम स्लिप फेस कहते हैं, ये, और ये आपका फेस कहलाता है।
तो विंड फेस की डायरेक्शन में ही आप देखिए दूसरे वाले फिगर को, ये यहाँ पर पैराबोलिक ड्यून में पर्टिकुलरली जो समुद्री हवाएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो सैंड ड्यून्स है वो सिर्फ रेगिस्तान में ही बने, जहाँ पर भी रेत की अधिकता होगी, सैंड सॉइल्स की अधिकता सॉइल की अधिकता होगी, वहाँ पर ये ऐसे ड्यून्स बनने के चांसेस होते हैं। तो समुद्र के किनारे जैसे रेत अधिक रहती है और विंड वेलोसिटी आपने देखा फील किया होगा कि इस तरह से अगर कंटिन्यूस हवा आ रही है, विंड आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, एक स्लिप फेस क्रिएट करते हैं, और ये जस्ट बरकान ड्यून की तरह ही शेप लेता है। ठीक है, तो ये खास करके कोस्टल एरिया में बहुत पॉपुलर होते हैं ये, और इन दोनों में अंतर यही है कि इनका विंड डायरेक्शन एक दूसरे से रिवर्स होता है। स्टार ड्यून मल्टी डायरेक्शन विंड के कारण बनते हैं। जब 2-3 डायरेक्शन से एक साथ विंड आती है तो मिट्टी का जो बहाव है, मिट्टी उड़ते हुए एक तरफ बढ़ती है और डिपॉजिट टॉप पे जाकर होने लगती है। टॉप पे मीन्स धीरे धीरे जब मिट्टी इकट्ठा होने लगती है तो उसका सेंटर जो है धीरे धीरे उठने लगता है, और 3, 4 या 2 जैसा जितने भी फेसेस हो उतने स्लिप फेस इसके बनते हैं। तो जब एक से ज़्यादा स्लिप फेस होंगे या 2 से ज़्यादा स्लिप फेस होंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम स्टार ड्यून कहते हैं, और इनकी हाइट 100-150 मीटर से लेके 500 मीटर तक हो सकती है। तो ये जब मल्टी डायरेक्शन के कारण जो ड्यून्स बनते हैं पिरामिडल शेप में, वो स्टार ड्यून कहलाते हैं। फिर ट्रांसवर्स ड्यून एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, सिर्फ डायरेक्शन ये देखिए, जब एक मेन विंड के साथ कुछ मल्टीपल विंड्स, ये मेन विंड क्रिएट करती है और जहाँ पर विंड कमज़ोर पड़ती है वहाँ पर डिपोजिशन आने लगता है, तो ये आपका ट्रांसवर्स ड्यून कहलाता है। और पर्टिकुलरली ये स्ट्रॉन्ग विंड एक ही डायरेक्शन में जब चलती है तो उसके कारण होता है। वहीं हम अगर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून की बात करें तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या आप कह लीजिए कि दोनों एक दूसरे के क्रॉस है। तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून तब क्रिएट होता है जब एक विंड, जो मेन विंड है वो हाई वेलोसिटी से है, और कुछ बैरियर्स के कारण या किसी और फिजिकल बैरियर्स या कुछ डायरेक्शन के कारण दूसरी विंड्स जो हैं वो मेन विंड के साथ क्रिएट होके along the you can say ridges और along the ditches, ये longitudinal dunes को क्रिएट करती हैं। तो सभी प्रकार के विंड एरोजन्स को कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार से हैं: वेजिटेटिव मेजर्स, टिलेज मेजर्स और मैकेनिकल मेजर्स। वेजिटेटिव मेजर्स में जहां हम प्लांटेशन की बात करते हैं और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए, तो उनको टेम्परेरी और परमानेंट मेजर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। टिलेज प्रैक्टिसेस में विंड एरोजन को रोकने के लिए प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, या स्टबल्स फील्ड में छोड़ देना है, या कुछ अलग टाइप से क्रॉपिंग करनी है, जैसे स्ट्रिप फार्मिंग है या स्ट्रिप टिलेज है। तो इनसे भी विंड एरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है, विंड एरोजन को या सॉइल मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। या अगर परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो मैकेनिकल मेजर्स में किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन या पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ कुछ विंड लगाए जाएं, कुछ शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाएं, साथ ही साथ या फिजिकल बैरियर्स क्रिएट किए जा सके, तो इन सब से विंड एरोजन को रोका जा सकता है। तो ये कुछ एक मेजर कहना चाहिए कि कुछ मेजर तरीके हैं, मेजर उपाय हैं जिनको आप यूज़ करके विंड एरोजन्स को इफ़ेक्ट जो है विंड एरोजन का वो कंट्रोल किया जा सकता है। खास करके जानवरों के द्वारा जो
जानवरों के द्वारा जो चराई की जाती है खेतों में, उसको रोका जाए। साथ ही साथ टिलेज ऑपरेशन के बाद जितना जल्दी हो उसमें सीडिंग कर दी जाए, सोइंग की कर दी जाए। दूसरा, फिर मल्च टिलेज को अडॉप्ट किया जाए, जो कि या तो ये वेजिटेटिव मल्च हो सकता है जिसमें हम क्रॉप रेसिड्यू को मिक्स करके सॉइल की मल्चिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्लास्टिक मल्च का भी उपयोग किया जा सकता है। स्ट्रिप टिलेज प्रैक्टिसेस में हम जिस पर्टिकुलर लाइन में हमें सोइंग करनी है, हम सिर्फ उसी पट्टी को ही सिर्फ टिलेज करें, बाकी पूरी सॉइल को डिस्टर्ब करने की या पूरे खेत को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पूरे सॉइल को डिस्टर्ब करने से, पूरे फील्ड को डिस्टर्ब करने से जो ससेप्टिबिलिटी है विंड एरोजन की वो अधिक हो जाती है, क्योंकि टिलेज ऑपरेशन के कारण सॉइल लूज़ हो जाती है, साथ ही साथ जो बाइंडिंग है वो भी कम हो जाती है। तो और एक और तरीका ये है कि जो भी वेजिटेशन लगे हुए हैं या उसको परमानेंटली ग्रासेस से कवर कर दिया जाए, या जो भी वहाँ की रेगुलर ग्रासेस हैं, छोटे प्लांट्स हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए अपनी प्रैक्टिसेस के लिए। तो इस तरह से कुछ एक परमानेंट सॉल्यूशन विंड्स के बनाए जा सकते हैं। विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक। विंड ब्रेक कुछ इस तरह से कार्य करता है कि जिस तरह से आपको मालूम है कि जिस तरफ की हवाएं अधिक चलती हैं आपके क्षेत्र में, उस तरफ लाइन में आप प्लांटिंग कर सकते हैं, कुछ इस तरह ये देखिए। और छोटे छोटे प्लांट्स, पहले छोटे प्लांट्स, फिर उसके बाद बड़े प्लांट्स, फिर उसके बाद उससे ऊंचे प्लांट, इस तरह की एक सीरीज़, सो दैट ये कुछ एक, ये देखिए जैसे ये कुछ इस तरह से आप अलग अलग प्लांट्स अलग अलग हाइट के कुछ जो कि इस तरह का शेप बना सकें आप लगा सकते हैं। तो इससे आने वाली जो विंड है वो इनसे टकरा कर इनकी वेलोसिटी कम होगी और आने वाले क्षेत्रों में आपका जो सॉइल एरोजन है विंड के वो कम होगा। ये कुछ एक तरीके हैं शेल्टर बेड और विंड बेड के। इसके बाद आपको विंड एरोजन ख़त्म होने के बाद आपको ये 6 क्वेश्चंस के आंसर देने आने चाहिए, और इनको आप असाइनमेंट में लिख लेंगे इनके आंसर्स को। हाउ टू कंट्रोल विंड एरोजन को कंट्रोल किया कैसे जा सकता है, ऐसी कौन सी कॉमन टिलेज प्रैक्टिसेस हैं जिनसे विंड एरोजन को कम किया जा सकता है, विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेड क्या है, सैंड ड्यून्स और इनके प्रकार, और सैंड ड्यून्स को रोका कैसे जा सकता है या कह लीजिए कि इसको स्टेबलाइज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चैप्टर के एंड तक आ जाने चाहिए, और इसको आप अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख लेंगे। तो ये था हमारा विंड एरोजन का पार्ट। बाकी अगली क्लास में हम और विस्तृत चर्चा करेंगे अन्य टॉपिक पे। थैंक यू।